हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 23 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की डायरी। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल मन न जाने क्यों बुझा बुझा सा रहने लगा था। पति मुकुल की मजाकिया बातें भी मुझे हंसाने में कामयाब नहीं हो पा रही थीं। बच्चों की छोटी छोटी शरारतों पर मैं ना जाने क्यों खींच सी उठती। मेरा बदला हुआ व्यवहार देखकर मुकुल अक्सर मुझसे पूछते, तृष्णा क्या बात है, तुम आजकल इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? मैं क्या कहती? इस बात का सही उत्तर शायद मेरे खुद के पास भी नहीं था, या मेरे अनमने मन की जो एक वजह थी उसे मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैं बचपन से ही अपने लिए बड़े बड़े सुनहरे सतरंगी ख्वाब देखा करती थी, मगर बड़े होते होते वे सारे ख्वाब एक रंगीन तितली की तरह हवा में कहीं गुम हो गए। यह बात मुझे खटकती तो बहुत पहले से थी, पर आजकल अपनी हम उम्र पड़ोसन रानी, जो मेरी सहेली भी बन चुकी थी, की बातें मुझे ज़्यादा परेशान कर रही थीं। जैसे कल शाम ही उसने मुझसे कहा था, इतनी होशियार और स्मार्ट होकर भी तुम दिन भर घर में रहती हो, सिंपल सी हाउसवाइफ बनकर। तृष्णा, आज के ज़माने में सिर्फ हाउसवाइफ बनकर कौन रहता है? सच ही तो कहती है रानी। एक टिपिकल हाउसवाइफ ही तो बनकर रह गई हूँ मैं, मुकुल की पत्नी और सौरभ गौरव की मॉम। बस इतनी सी ही तो पहचान है मेरी। यही सब सोचते हुए सुबह के ढेर सारे कामों के बीच मैं ऑफिस जाते मुकुल का लंच बॉक्स उन्हें देते हुए बाय कहने लगी, तो मुकुल ने अपने होठों का एक मीठा सा स्पर्श मेरे दाएं गाल पर देते हुए कहा, अपनी माँ को कॉल कर लेना, तुम्हारी माँ ही तुम्हारा मूड ठीक कर सकती है। फिर तुम्हारे अच्छे मूड के साथ शाम को मिलता हूँ। ओके बाय। कहते हुए मुकुल ऑफिस चले गए। सच, मेरी माँ कम और सहेली ज़्यादा थी। मेरे मन की दुविधा को वे फ़ोन पर भी समझ जाती थीं। तभी तो मैं हर छोटी बड़ी बात पर माँ से बात कर लेती थी। आज भी मैंने माँ से बात करके मन को हल्का करने की सोची, लेकिन पूरे दिन की व्यस्तता के चलते मैं उन्हें फ़ोन ही नहीं कर पाई। मन की बेचैनी आज बहुत बढ़ रही थी, पर दिन भर की भागदौड़ के बीच अब तक रात के 11 बज चुके थे। माँ अब सो गई होंगी, कल फ़ोन कर लूँगी, यही सोचकर मैं भी सो गई। सुबह 4 बजे पलंग के बगल वाली टेबल पर रखा मेरा मोबाइल घनघनाया। देर रात और अल सुबह आए फ़ोन बहुत सारा भय, बहुत सारी शंकाएं लिए होते हैं। हल्की नींद में मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो पापा कॉलिंग देखकर मैंने घबरा कर कॉल रिसीव किया। हेलो पापा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? पापा फ़ोन पर सिर्फ 2 शब्द, तुम्हारी माँ दोहराते हुए फफक पड़े। तभी हमारे पड़ोसी अंकल ने उनसे फ़ोन लेकर मेरे मन की बुरी शंकाओं को यह कहकर पुख्ता कर दिया, यमुना भाभी अब नहीं रही बिटिया। माँ चली गई? मेरे कांपते होठों पर यह शब्द ठहर से गए। मुकुल जल्द से जल्द लैपटॉप पर पटना से इटावा जाने की संभावना तलाशने लगे। हम सूचना मिलने के दूसरे दिन इटावा पहुंच पाए। अब तक माँ जा चुकी थी। मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए माँ नहीं रुकी थी। कितना अजीब है ना?
जब व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर जाता है तो अपने आसपास के लोगों से मिलकर उनसे कहकर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ वैष्णो देवी और केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले मुझसे फ़ोन पर घंटों बात कर कर गई थीं। पर अब जब वे कभी ना ख़त्म होने वाली अंतहीन यात्रा पर जा रही थी, तब वे मुझसे बिना कुछ कहे ही चली गई थीं। आज पहली बार इस वास्तविकता का अनुभव हुआ कि जीवन कितना अनिश्चित है। मृत्यु जब हमें लेकर जाती है, तब शायद हम उतने भयभीत नहीं होते जितना हम अपने किसी बेहद करीबी व्यक्ति की मृत्यु से हो जाने पर होते हैं। मृत्यु के बाद केवल व्यक्ति की देह राख कर आत्मा बन जाती है, बाकी वह पूरा का पूरा व्यक्ति यहीं तो रह जाता है। ईश्वर का केवल व्यक्ति की देह मिट्टी करके उसकी आत्मा को ले जाना ठीक नहीं है। ईश्वर को उस व्यक्ति की वस्तुएं, उसकी स्मृतियां सब साथ ले जानी चाहिए, या फिर उन्हें भी देह की तरह राख कर देने की कोई जुगत बतानी चाहिए। आज मेरा पूरा पीहर दुख के अपार सागर में डूबा था। केवल घर के सदस्य ही नहीं रो रहे थे, बल्कि घर की एक एक चीज भी जैसे जोर जोर से विलाप कर रही थी। आंगन की तुलसी उदास थी, घर के मंदिर में बैठे माँ के ठाकुर जी उदास थे। माँ की जाप करने वाली माला मंदिर के पास वाली खूंटी पर लटकी उनकी उंगलियों का स्पर्श ना पाकर उदास थी। वे दिन बहुत बुरे थे, बहुत नीरस थे। देखते देखते माँ को गए 13 दिन पूरे हो चुके थे। उनकी 13वीं के बाद पापा का मेरे भाई के साथ जर्मनी जाना तय हुआ। दरअसल माँ पापा इटावा में हमारे बड़े से पुराने मकान में ही रहते थे। भाई जर्मनी में जॉब करता था और वह बार बार माँ पापा को जर्मनी साथ ले जाने की जिद भी करता था, पर उन्हें इटावा में रहना ही पसंद था। कोई न कोई बहाना बनाकर वे हर बार जर्मनी जाने से मना कर देते थे। पर अब पापा के पास कोई बहाना नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। सारे बहाने, सारे विकल्प माँ अपने साथ जो ले गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने और भाई ने पापा को जर्मनी जाने के लिए मना लिया था। पापा के ज़रूरी सामानों की पैकिंग करते हुए पापा के साथ माँ का भी कोई ना कोई ज़रूरी सामान मिल जाता तो हम तीनों की आंखें एक साथ नम हो जाती थीं। माँ का ज़्यादातर सामान हमने दान करने के लिए निकाला और उनकी बहुत थोड़ी स्मृतियों को समेट कर मैंने अपने पास रख लिया। इटावा का मकान किराए पर देकर पापा और भाई जर्मनी चले गए और मैं वापस पटना आ गई। माँ के जाने की उदासी को दूर होने में वक्त तो लगना ही था। माँ अब नहीं है। जीवन के इस कटु सत्य को स्वीकार कर आगे तो बढ़ना ही था। एक बार फिर मैं रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। पहले मन जब भी उदास होता तो मैं माँ को फ़ोन कर लेती। मेरी आवाज़ सुनकर माँ तुरंत मेरी मनोदशा समझते हुए कहती, क्या बात है, आज तेरी आवाज़ में उदासी सी क्यों है? और जब मैं खुश होती तो वे कहती, आज बड़ा चहक रही है। मगर अब क्या करूं? कौन समझ पाएगा मेरी मन स्थिति को? माँ की तरह अपने बच्चों का मन कौन समझ पाता है भला? कोई भी तो नहीं। यह सोचते हुए मुझे इटावा से लाए माँ के सामानों की याद आई और उनके सामान को, उनकी स्मृतियों को छूकर देखने लगी। उनकी कॉटन की कलफ लगी साड़ियाँ, कुछ बनारसी तो कुछ सिल्क की साड़ियाँ, लाल हरी चूड़ियाँ,
कितना कुछ था उस कार्टून में, और साथ ही उनकी पसंदीदा कुछ किताबें, जिनमें उपन्यास, कुछ कहानी संग्रह और साथ ही एक भूरी जिल्द वाली डायरी। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।